अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपका टेस्ट है जो हेल्ड किया गया 22 फेब को। यहाँ पे अगर डेट का ऑप्शन है तो यहाँ पे डेट लिख दिया करें, ठीक है। एसी प्रोवा इंडक्टर, और ये जो आपने एंट्री टेस्ट के हवाले से किया है, इसको आप टेस्ट जब कर लें तो उसके नीचे लिखा करें, जैसे आपका एंड हो टेस्ट, वहाँ पर आप इसको लिख दें। ओके, यहाँ पर आप इसको लाइन लगाएं और नीचे केमिस्ट्री का लिख दें आपने कितना किया, और ये क्यू के लिए कर लें। सेकंड ईयर है आपकी तो ये पढ़ते हैं आप, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग आपने पढ़े हैं। और आप ईयर चल रहा है तो उसमें आप क्यू के लिए जितने भी चैप्टर हैं, ये 16 चैप्टर हैं, इनको कर लें। फिर ये है कि ज़्यादा टाइम आप स्लोली स्लोली फर्स्ट ईयर को करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा पुराना हो गया होगा तो उसमें पूरा पूरा चैप्टर नहीं हुआ करेगा, आप आधा आधा करके करेंगे। फिर आपने बायो पे भी जाना है तो जल्दी से इसको करें, सेकंड ईयर को तो जल्दी ख़त्म करें। और दूसरा काम ये करें कि वीकेंड पर जो होता है ना, वीकेंड पर उसमें आपने 2 से 3 जो MCQs हैं ना, वो प्ले लिस्ट मैंने बताई थी, उसके आपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स ऐसे हों कि पढ़ के समझ आ जाए। मैं आपसे नोट्स लूँगा, वो मैं क्वेश्चन आपके नोट्स से देखूंगा कि अच्छा इसमें कैसे है और ये आंसर कैसे आया, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर आपने रीजंस के साथ उसको सॉल्व करके और जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगानी है। सारे ऑप्शन भी आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं। ये आप संडे को टाइम दे दिया करें, घंटा 1.5 घंटा इसके लिए, तो आपका वो आएगी वाला पोर्शन भी हो जाएगा। फिर इसी तरह वीकेंड पर इंग्लिश को भी थोड़ा टाइम, सिर्फ जो पास्ट में आए हुए हैं जस्ट उनको आपने टाइम देना है, ठीक है। ये आपके बाकी भी आप जब FSC आपकी हो जाएगी उसके बाद जितने भी इंटरव्यू देंगे, MCAT हो या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के हों, उन सब में ये आपके IQ और इंग्लिश वाला तो सब में होना ही है, ठीक है। IQ और IQ के कितने हैं इधर, तो 20 हैं, और इंग्लिश के 20 हैं और IQ के 10 है नस्ट में, तो NET में। बाकी इस तरह यही कुछ वेटेज इसी तरह MCAT में भी होती है इन दोनों की। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो ज़ाहिर है ये सारे भी उधर काम आने हैं। आज एक लड़की से बात हो रही थी नस्ट से, उसने ग्रेजुएशन की है, वो भी कह रही थी कि उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है इधर नस्ट में। तो वो भी कह रही थी मैंने तो बुक से, मतलब बुक की लाइन से ही सारी उसको क्लियर थी, उसने वो याद की हुई थी उसके, तो उसका टेस्ट क्लियर हो गया था और उसने नस्ट से डिग्री कंप्लीट कर ली। तो इतना इम्पोर्टेंट है, और आपको भी टेस्ट से अंदाज़ा हो गया होगा। ओके चलें जी, टेस्ट शुरू करते हैं। AC थ्रू इंडक्टर। An inductor is usually in the form of a coil or a solenoid wound from a thick wire, ठीक है। इंडक्टर की आपने डेफिनेशन लिखी है सिंपल, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो। क्योंकि आपने जब रजिस्टर वाला टॉपिक किया था तो आपने प्योरली रजिस्टिव सर्किट की डेफिनेशन की थी कि जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो उसको हम कहेंगे रजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें इंडक्टर लगा हो जस्ट उसको हम कहेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये सिंपल एक इंडक्टर की डेफिनेशन आपने लिखी हुई है कि कोई भी तार लें और उसको उसका गुच्छा सा बना लें इस तरह, उसको बाउंड करके, तो वो इंडक्टर बन जाता है। इंडक्टर की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है। अच्छा, डायग्राम आपने बनाई है, ग्राउंड explanation. Inductor has a large value of self-inductance and has a negligible resistance when an alternating voltage source applied across the inductor. It just opposes it just opposes the flow of the AC which is continuous change. तो करंट को अपोज करता है, आप अपोज द फ्लो ऑफ AC, हाँ, अल्टरनेटिव करंट को अपोज करता है इंडक्टर। अच्छा, suppose that the current through the inductor is I is equal to I naught sin omega t। या ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने,
When an alternative voltage source applied across an inductor, it just opposes the flow of AC, which is continuously changed. Okay. Suppose that the current through an inductor is I naught sin omega t. L is the inductance of the inductor, और EL मतलब EMF ऑफ इंडक्टर, वो आप डिफाइन कर रहे हैं। EMF जो होती है आपको पता है वो वोल्टेज ही होता है। EMF का कंसेप्ट आपने किसी चैप्टर में पीछे फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई थिंक 15th चैप्टर में है, 10th में भी कुछ पढ़ा होगा। जो EMF होती है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज ही होता है, और इसका आपने फार्मूला भी पढ़ा था। तो EL, इसको इस तरह आपने लिखा EL एंड EMF ऑफ इंडक्टर, और वो फिर उसको उसी को आपने वोल्टेज के इक्वल रख लिया। तो करंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, और वोल्टेज के लिए आपने ये वाला। हालांकि वोल्टेज के लिए पहले तो आपका वो होता था ना, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये इंडक्टेंस वाले टॉपिक में आप देख लें कि I का ये फार्मूला और इसका ये फार्मूला है वोल्टेज का। अच्छा, क्योंकि वोल्टेज इसमें EMF की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके, EL is for resistance, V is negligible, V is directly proportional to, मतलब L कांस्टेंट हो जाएगा तो वो डेल्टा I ओवर डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, V नॉट और ये किसी हद तक आपने बनाई है। ओके, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द करंट IT कर्व। अरे स्लोप की आप बार बार बात करते हैं हर एक में, आपको पता है स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है, स्लोप का जो फार्मूला है ना वो होता है स्लोप इज इक्वल टू, बताता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, मतलब चेंज इन y ओवर चेंज इन x। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना, स्मॉल चेंज को, डेल्टा चेंज इन y चेंज इन x। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि ये जो लाइन है, इधर चलो लगा लेता हूँ, ये ब्लैक के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, इसकी स्लोप कितनी है? ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसमें y चेंज हो रहा है, y ऊपर नो, तो फिर ऊपर तो जीरो आ जाएगा, जीरो ओवर डेल्टा x जीरो। तो इसलिए ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी स्लोप ज़ीरो होती है यहाँ। इसलिए आप देखें कि इस पॉइंट पर करंट नो, आपने ये किसका फार्मूला लिखा है? वोल्टेज का। इस लाइन के बिल्कुल सामने देखा, वोल्टेज की वैल्यू इधर ज़ीरो हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सामने, थोड़ा सा वेव में उधर करके बनाई हुई है आपने, ठीक है। तो ये है स्लोप। तो स्लोप उसने कहा कि ये इसके इक्वल वोल्टेज होगा। लास्ट में आपने करंट के भी स्लोप से निकाला था करंट। और अगर मैं इसकी बात करूं, वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है, ठीक है, जो ढलवान होती है वर्टिकल लाइन की, वो मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है वाई में। वाई अगर देखें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो इसमें तो स्लोप की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम होगी। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज देखें मैक्सिमम है, क्योंकि इसमें आपके पास वोल्टेज जो है वो स्लोप के इक्वल है। और कैपेसिटर वाले डॉग में क्योंकि वो करंट था, करंट उसने स्लोप से निकाला था, तो करंट में, तो अगर ये ग्राफ है, अब देखें कि एक लाइन आपके पास ये है, इसकी स्लोप निकालनी है हमने, ठीक है, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो ये स्लोप है। अब एक तो ये ग्राफ की लाइन है, इसकी स्लोप, ठीक है। अगर ये ग्राफ इसकी भी इस तरह की लाइन होती, ग्राफ ये होता, ठीक है, सिंपल सीधी लाइन होती, ये है, और ये ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो इस लाइन की जो स्लोप है इस ग्राफ की, ये मैक्सिमम होती। और अगर ग्राफ में सिर्फ ये चीज़ होती तो इसकी ज़ीरो स्लोप होती, क्योंकि y चेंज नहीं हो रहा, इसमें y देखें चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर y 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसमें देखें y कितना चेंज हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर 2 है y की वैल्यू, तो अब यहाँ से आगे का टर्म फिर भी 2 है, आगे का 2, वो तो है ही 2, क्योंकि वो कौन सा ऊपर नीचे हो रहा है। y की वैल्यू तो या तो चेंज होगी अगर हम ऊपर पर हैं,
या हम इसको नीचे को ग्राफ आए, देन दैट्स द स्लोप, जनरल फार्मूला स्लोप का ये होता है। ओके और यही उसने फ्रेंड फिजिक्स वाला भी असल में इसी तरह करके ही आपको निकाल के बता रहा होता है। यहाँ पे वो एक लाइन लगाता है, यहाँ पे लगाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें वो वर्टिकल लाइन होगी तो उसकी मैक्सिमम स्लोप आएगी, हॉरिजॉन्टल होगी तो 0 आएगी। ओके एट ओ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वी इज हाई, वी नॉट इज लार्ज, सो द स्लोप ऑफ आई इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप है। द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज डिक्रीजिंग टू 0, द स्लोप ऑफ द करंट इज point q from a to b, the value of the v naught is negative, the slope। अब देखो स्लोप का भी ये है ना कि जैसे मैंने बताया आपको, ये तो दो लाइनों की स्लोप बता दी है, ये लाइन है। अब इसकी स्लोप अगर निकालनी हो, ये लाइन जा रही है, इधर मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ये ऐसे है, तो ये इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव, क्योंकि जब बढ़ रहा है ना तो इसकी स्लोप पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है। अगर इसकी स्लोप निकालनी हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक्सेस है, तो ये नीचे को लाइन जा रही है, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। डेल वन स्लोप स्टीपनेस, स्लोप यही होती है ना, तो नीचे, तो ये पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, ये नीचे को आ रही है, यहाँ पे अगर स्लोप निकालनी हो तो ये नेगेटिव स्लोप आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ वैल्यूज है, तो उधर को पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्लोप का कंसेप्ट हो गया। द फ्रंट इज 90 डिग्री पाई ओवर 2, इसमें आपको पता है इसमें वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर में, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज लीड कर रहे हैं। ओके इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस कॉइल टू द फ्लो ऑफ द एसी। ओके एक्सएल का फार्मूला आपने लिख दिया, और एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओके द VRMS इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच अक्रॉस द, इन इक्वेशन को कोई इक्वेशन 1 2 3 या अगर एंड पे लिखा है तो इसको बॉक्स कर सकते हैं, अक्रॉस द इंडक्टर एंड IRMS द RMS वैल्यू। और लॉन्ग बनाते हुए बॉक्स भी बनाया करें ना वो मार्कर से, जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद आप इकट्ठा इनको कर दिया करें, सबके बॉक्स नहीं बनाए, सबके अगर तो बॉक्स बना देंगे वो तो फिर बुरा लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक एंड रिजल्ट जो होता है आपकी, जैसे आपने यहाँ से शुरू किया और एंड पे आपने ये निकाला, द इंडक्टर एंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट विच पासिंग थ्रू इट, इट्स यूनिट इज ओहम। बिल्कुल ये भी रेजिस्टेंस ही होती है, असल में इंडक्टर के लिए ओहम है। इन कैपेसिटेंस एंड द इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इस केस में जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी इंडक्टेंस भी कम होगी। इंडक्टेंस कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, तो ठीक है भाई, हम तो यही चाहते होते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो, तो इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी कम हो उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। उतना ही ये वाली चीज़ कम होगी इंडक्टेंस, और उतना ही हमारा करंट वगैरह वोल्टेज ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसमें इंडक्टर वाले में यही होता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। हमने कैपेसिटर वाले में देखा था कि उसमें इन्वर्स रिलेशन था, तो फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी ना उतना ही हमें रेजिस्टेंस कम मिले, ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी हमें रेजिस्टेंस कम मिलती थी एक्स सी, और उतना वो बेटर परफॉर्म करता था। तो ये दोनों में डिफरेंस भी है, और ये लिखा भी हुआ है आपने, आई थिंक बुक से ही लिखा हुआ है। इट इज़ क्लियर दैट द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस, इंडक्टर नहीं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है, इंडक्टेंस की बात हो रही है, इंडक्टर की बात नहीं हो रही अभी, इंडक्टेंस की बात हो रही है, मतलब जो इसकी रेजिस्टेंस है ऊपर लिखी है आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, हाँ इसको इस तरह लिखे इंडक्टिव रिएक्टेंस, पूरा लफ्ज़ कर लिखना है इधर भी। एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट द कैपेसिटेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे आप जरा बुक्स की बात ही लिखना है, बुक करें। द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन, ये आप क्या लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट कहाँ से है।
The behavior of the resistance is independent of the frequency. For high, f xl is large and xc is small. हाँ, ये पिछले टॉक में भी हमने ये पॉइंट देखा था। तो जब हाई एफ होती है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो एक्स एल क्या हो जाता है, लार्ज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स सी के केस में हमने देखा था पिछले टॉपिक में कि हाई एफ के लिए एक्स सी समान होता है, उनका इन्वर्स रिलेशन था। ठीक है, उसमें 1/2 पाई एफ सी था ना, इसमें सिंपल 2 पाई एफ सी। तो ये उसको पिछले से कंपेयर कर रहा है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और नीचे वाले द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कि लास्ट लाइन किसके लिए, इसमें ऊपर बता दो, अगर डिपेंडेंट ही है इसको थोड़ा सा फिर ऊपर है, while therefore depends upon the frequency of the AC and it is directly proportional to the both F and L. L is expressed in Henry, L inductance को Henry में, F in Hertz and XL in ohms. It is to be noted that the inductance and the capacitance behave oppositely as a function of the frequency. Inductance or capacitance, if F is low, XL is small, but XC is large. वो कहता है XL और XC का बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है। एक फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ जाता है, एक फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कम हो जाता है। ये बात, द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस तो फिर अलग चीज़ है ना, यहाँ पे तो बात इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की हो रही है। ठीक है, ये अगर वो आकर में पॉइंट लग रहा है, इंडक्टेंस आपको कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, इंडक्टेंस होती है इंडक्टर की। रेजिस्टेंस किसकी होती है, रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टर की। वो दो तीनों का कंपेयर कर रहा है ना। आपने 3 सर्किट पढ़े हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा और इंडक्टेंस सर्किट पढ़ा। उसने कहा ये जो है ना लास्ट में, इनकी जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होती है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो पहला आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, इसका फ्रीक्वेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बात लिख रहा है वो। तो खैर ये पॉइंट है। पावर डिसिपेशन, इट कैन बी सीन दैट देयर इज नो पावर डिसिपेशन। अच्छा, पावर डिसिपेशन में आपने देखा था कि जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुई थी। रेजिस्टिव सर्किट में आर लिख रहा हूँ, पी आएगा, तो उसमें फार्मूला क्या था, 3 तरह के फार्मूले, P इज इक्वल टू वी आई भी हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूला, इसी को थोड़ा ड्राइव करें आगे इसको, तो ये आई स्केयर आर बन जाता है, आई स्केयर आर। ठीक है, इसी को फर्दर करें, इसमें सिंपल इसको ड्राइव करें तो वी स्केयर ओवर आर भी बन जाता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसमें डिसिपेट हुई थी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अच्छा, P इज इक्वल टू वी आई था, इसे आई स्केयर आर कैसे बना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, आई आर दरबे आई, वो मल्टीप्लाई होगा तो ये आई स्केयर आर बन जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, सिमिलरली आगे इनमें तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुई थी, लेकिन हमने देखा कि पावर डिसिपेशन इसमें भी ज़ीरो है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और प्योर कैपेसिटिव में भी ज़ीरो थी। तो ये आखिरी दोनों में ही ज़ीरो पावर डिसिपेशन हुई है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट इज मैक्सिमम ऑफ द पावर डिसिपेशन इज maximum, so energy is supplied by the combustion, so power is maximum। अच्छा, पावर इज मैक्सिमम, फिर अगले में वो रिलीज हो जाती है एनर्जी, डिसिपेशन लॉस नहीं होती। एक में चार्ज है, एक में डिस्चार्ज है, देयर इज नो नेट चार्ज नेट चेंज ऑफ एनर्जी। ओके ओके गुड, अच्छा आपने लिखा है इसको, अच्छा टॉपिक आपने बना के लिखा है। आई थॉट फर्स्टली कि ये शॉर्ट सा टॉपिक होगा, लेकिन काफ़ी बन जाता है।
फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, और लॉन्ग को आप टाइम देते हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग तो आपने एक्स्ट्रा भी नहीं करने होते, शॉर्ट में तो आप 1-2 क्वेश्चन हर पार्ट में एक्स्ट्रा कर दिया करें, उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि हर टीचर के, हर प्रोफेसर के हिसाब से अपने अपने होते हैं आंसर, तो वो फिर कोई ना कोई अगर नंबर कार्ड भी ले तो वहाँ से पूरे हो जाए। अहमद का चेक करते हैं। अच्छा, ये आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये सेकंड ईयर का चैप्टर है या फर्स्ट ईयर का चैप्टर है? ये आई थिंक ये तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है केमिस्ट्री का। अच्छा चलो, AC through a conductor. An conductor is usually in the form of a coil or a solenoid wound from a thick wire. Okay. सर्किट डायग्राम, इसने मेन हेडिंग ब्लू मार्कर से दी है और देन फिर उसने उससे दी है ब्लैक पॉइंट से या पेन जो भी यूज़ कर रहे हैं, और लाइन लगा दी है नीचे, तो ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है। The circuit diagram is shown below. Okay. Explanation: we have already seen that the self-inductance opposes the change of currents. So when we applied an alternating source, okay, negligible resistance, to simplify there, we first consider current and find the, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ मुझे सही समझ नहीं आ रहे, स्कैन नहीं हुआ, आई थिंक सो सही। And is the self inductance of the inductor the changing current का बैक EMF, उसको मैंने ये पॉइंट समझा दिए हैं वलीद वाले में ही ऊपर सारे। द ये क्या लिखा हुआ है, मेंटेन या मैक्सिमम करंट द अप्लाई वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक EMF, ये क्या लिखा हुआ है? टू मेंटेन द करंट, ओके, slope of the current with varies directly proportional. ओके, इसका ग्राफ किधर है? डायग्राम, ये रही डायग्राम। ये किसकी है? इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया करें, ये किसकी है? थोड़ा एरो लगा के मेंशन कर दिया। ये वोल्टेज की है और ये किसकी डायग्राम है? आई थिंक सो करंट की है, तो इनको इस तरह मेंशन कर दिया करें। वैसे तो आपने लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन साथ में एरो लगा के भी मेंशन कर दिया करें। कंक्लूजन: बाय कंपैरिजन द पेयर, ओके, इनमें सब पेयर्स में 90 डिग्री का फेज आ रहा है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ओके, यहाँ पे एंगल तो बनाई है, एंगल क्यों नहीं बनाया आपने 90 डिग्री का एंगल? ये लाजमी बनाना होता है 90 डिग्री, जब भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना हो तो ये चीज़ यहाँ पर लाजमी बनानी होती है। पावर डिसिपेशन इसमें भी नहीं है, ये पॉइंट मैंने कर दिया क्लियर, ओके, डिस्कस हो गए हैं। चोक, इट इज़ एन इंडक्टिव कॉइल विच हैज़ नो रेजिस्टेंस एंड इज़ यूज्ड टू कंट्रोल AC विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। AC को कंट्रोल करते हैं बगैर एनर्जी को कंज्यूम किए। चोक किस चीज़ को कहते हैं भाई? इट इज़ एन इंडक्टिव कॉइल है ये भी, और इसकी इंडक्टेंस कोई नहीं होती, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। आमतौर पर हमने देखा ना कि जो भी इंडक्टर होता है उसकी एक XL होती है, मतलब रेजिस्टेंस उसकी होती है एक। लेकिन चोक क्या है? ये भी एक इंडक्टिव कॉइल है, लेकिन इसकी XL क्या होगी? वो 0 होगी। वो किस लिए यूज़ होती है? वो आपने टू कंट्रोल AC विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ये इसी टॉपिक में लिखा हुआ है या ये नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है? चोक की डेफिनेशन ये देखें लिखी हुई है, या आई भी होगी बोर्ड वगैरह में। सिंस एन इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी द कॉइल इज ऑफन एम्पायर कंट्रोलिंग AC। हाँ, तो यहाँ पे तो इसने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी है आपको, अहमद ने लिखी है, इसने खुद बनाई है या स्कॉलर से उन्होंने लहदा बना के लिखी होगी, उसको आप इस यहाँ पर बुक पर भी लिख लें चोक की डेफिनेशन, जो करेक्ट वर्डिंग है, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है। करेक्ट वर्डिंग है, ये वर्डिंग ठीक है, यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ से नोट कर लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। चोक का जो है वलीद का मुझे नज़र नहीं आया कि उसने इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है। फार्मूला, ओके, ये क्या चोक अभी दोबारा लिख रहे हैं या? अच्छा, पेज दोबारा आपने सेंड कर दिया 2 दफ़ा।
ओके ओके ओके। इसको भी मैं 5/5 कर देता हूँ। ये लॉन्ग है, देखें इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंडक्टर, इसी तरह कैपेसिटर, ये सब लॉन्ग है। तो आपने जिस पेयर में भी करना है तो आपने ज़ाहिर है इसी तरह रजिस्टर उसको भी आपने छोड़ना नहीं है चॉइस पे, उसको भी आपने कर लिया। 100% तैयार करें ताकि आपको मसला ही ना हो जाए, जिस तरह का क्वेश्चन भी आए पेपर में। अच्छा, चौक का लिखा हुआ है वलीदने में, वारिस ऑफ एन एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग एसी विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। हाँ ठीक है, ये टॉपिक में उसने इसी तरह लिखा है बुक पर, लेकिन चौक की अगर लहदा डेफिनेशन आ जाए तो फिर आप इसकी सेपरेट वर्डिंग में आप कर लें, जाएगा आप ये करें, क्योंकि ये इंटरेक्टली उसने लिखी हुई है जो अहमद ने लिखी है या स्कॉलर वगैरह पे लिखी होगी, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑलराइट।